नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। चारधाम यात्रा 2024 को लेकर सीएम धामी का बयान। कहा, इस साल जो रही कमी अगले साल की जाएगी दूर और ज्यादा किया जाएगा सुगम। अल्मोड़ा हादसे पर सीएम ने की अधिकारियों के साथ बैठक। जल्द जांच रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे एम्स ऋषिकेश। घायलों का जाना हाल। निकाय चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होने पर संशय। आरक्षण के प्रारूप का इंतजार। कांग्रेस ने साधा निशाना। कहा, इलेक्शन से डर रही बीजेपी सरकार। गंगोत्री घाटी में लापता ट्रैकर सुरक्षित बेस कैंप लौटे। श्रीकंठ ट्रैक रूट से हुए थे लापता। 12 लोगों की बचाव टीम ने किया रेस्क्यू। और उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश की संभावना। देहरादून में लगातार दिन के समय चटक धूप। नवंबर के महीने में भी गर्मी का एहसास। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को बंद होने के साथ ही चार धाम यात्रा 2024 का समापन हो जाएगा। इस साल चार धाम यात्रा देरी से 10 मई को शुरू हुई थी। इसमें बरसात के मौसम में कई अड़चनें भी आईं। इसके बावजूद सोमवार तक 46,66,415 श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब और चारों धामों के दर्शन किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा के सफल संचालन पर कहा कि इस साल यात्रा में बरसात की सीजन में दिक्कतें जरूर आईं, लेकिन इसके बावजूद यात्रा अच्छे तरीके से चली। उन्होंने कहा कि इस साल यात्रा के संचालन में जो कमियां आई थीं, उन कमियों को अगली यात्रा में पूरा किया जाएगा, जिससे यात्रा का संचालन और भी ज्यादा सुगम किया जा सके। आपदा की स्थिति भी रही लगभग 1 से 1.5 महीने। पूरी आपदा की स्थिति के कारण से सड़क मार्ग टूट गया था, भूस्खलन हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम एवरेज निकालें तो 16.5 लाख से भी ज़्यादा यात्रा हुई है केवल केदारनाथ जी की। बड़ी यात्रा है और लोग आए हैं और चुनौतियां होने के बावजूद भी लोगों का आना इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हम सही दिशा में जा रहे हैं। अगले सालों में हम और अच्छा करेंगे। जो शुरुआत के दिनों में कुछ परेशानियां हुई, आगे भविष्य में वो परेशानियां भी ना हों, अच्छी यात्रा चले, क्योंकि ये चार धाम यात्रा हमारे यहाँ के सभी लोगों के लिए एक लाइफलाइन है और उसको अच्छा करना और भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से, हमारे चारों धामों की कृपा से और अच्छी तरह से हम लोग आगे। सोमवार को हुए बस हादसे पर मुख्यमंत्री ने सचिवालय में गढ़वाल कमिश्नर और अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें गढ़वाल कमिश्नर दीपक रावत को घटना के संबंध में जांच रिपोर्ट जल्द तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा हादसे से पहले जिन पुलिस चौकियों से होकर बस गुजरी थी, उन पर तैनात लापरवाह पुलिसकर्मियों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना इतनी दुखद है कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम राज्य स्थापना दिवस के मौके पर होने थे, वो अब नहीं होंगे और राज्य के स्थापना दिवस को सादगी के साथ मनाया जाएगा। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जो है जो प्रेस बैरियर लगाए जाने थे, हम उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं। कमिश्नर कुमाऊं इसकी मजिस्ट्रियल जांच कर रहे हैं। साथ में जहां जहां से ओवरलोड होकर जो ये गाड़ी निकली है, उन चौकियों की भी जो है हमने कहा है कि उन चौकियों का भी जो है पूछताछ करके अगर कहीं कोई दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। बाकी जो लोग इसमें दोषी हैं, जो विभाग संबंधित हैं, उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे और जो व्यवस्थाएं कमी हैं उन व्यवस्थाओं को करेंगे। अभी तो हमारा ये है कि जो घायल हैं उनको अच्छा इलाज मिले और जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हों और जो जिन परिवारजनों ने अपने परिवार के लोगों को, आत्मीयजनों को खोया है, निश्चित रूप से उनके लिए बहुत बड़ा कष्ट है। आज हमने कहा है सभी हमारे जिलाधिकारी उन सभी परिवारों की चिंता करेंगे, जाएंगे और हर संभव जो भी सहायता हो सकती सरकार उसमें कर रही है।
ऋषिकेश के क्षेत्रीय विधायक और मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने एम्स ऋषिकेश पहुंचकर अल्मोड़ा सड़क हादसे में घायल हुए सभी 7 लोगों का हालचाल जाना। कैबिनेट मंत्री ने चिकित्सकों से दुर्घटना में घायल हुए लोगों की स्थिति की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने बताया कि बस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 7 व्यक्तियों को तत्काल एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश लाया गया है। यहाँ उनका उपचार चल रहा है। देखिए, बहुत ही दर्दनाक घटना अल्मोड़ा के उस इलाके में हुई जहां एक बस में सवार 36 लोग आज दुनिया में नहीं है और बहुत से लोग उसमें घायल हुए हैं। रामनगर, हल्द्वानी और एम्स ऋषिकेश उनको इलाज के लिए लाया गया और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मौके पर पहुंच के और अन्य हमारे जो मंत्रीगण हैं, अधिकारीगण हैं, सब ने अपने अपने क्षेत्रों में जायजा भी लिया है, मरीजों का हाल भी जाना है। मैं स्वयं अभी एम्स ऋषिकेश में उन 7 जो घायल हैं उनको मैं देखने गया। एक 2.5 साल की बिटिया जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। अब आप कल्पना करिए क्या स्थिति होगी उस परिवार की। इस प्रकार का हादसा हुआ है, बहुत दुखद है। रामनगर मारछूला मार्ग सड़क दुर्घटना को लेकर मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल कुमार डब्बू ने कहा कि ये बेहद दुखद दुर्घटना है। पूरा प्रदेश शोक में है। सरकार द्वारा निश्चित तौर पर सभी घायलों के इलाज के लिए मदद की जा रही है। बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि घायलों की हर संभव मदद करें। मुख्यमंत्री द्वारा खुद इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री रामनगर आकर सभी घायलों से मिले, उनका हालचाल जाना। बहुत दुखद हादसा है। पूरा प्रदेश शोकाकुल है। दिवाली के बाद लोग अपने परिवारों में वापस जा रहे थे और एक चूक के कारण ये हादसा हुआ। निश्चित रूप से पूरी सरकार जो इस हादसे में जो प्रभावित है उनके साथ है। जिनकी मृत्यु है उन पर पूरा प्रदेश शोकाकुल है और भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि हर संभव इनकी मदद की जाए और इस प्रकार रक्त देने की जरूरत है, कई दवाइयों की जरूरत है और सरकार ने सब को ऋषिकेश रेफर किया है। कुछ लोग सुशीला तिवारी में हैं और निश्चित रूप से हादसा तो हादसा ही होता है और इस दुख से कोई लंबे समय तक नहीं उबर सकता है, लेकिन जो भी संभव सहायता होगी सरकार हर परिवार के साथ है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अपना व्यस्तम कार्यक्रम को छोड़ के तुरंत दिल्ली से पंतनगर आया। पंतनगर से रामनगर में जाकर जो मृतक आश्रित हैं, मृतक लोग हैं, उनके परिवारों से और जो घायल जो यात्री थे उनसे हॉस्पिटल में जाके उन्होंने मुलाकात की है। जो वहाँ तत्काल प्रभाव से आरटीओ की गलती है क्योंकि 40 सीटर गाड़ी में इतनी सवारियाँ रही हैं तो उसको भी निलंबित किया है। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित एक निजी होटल में आज ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन का वार्षिक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। यहां उनका पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। सम्मेलन के दौरान मंत्री रेखा आर्य ने गल्ला विक्रेताओं की समस्याओं को सुना और उनके मुद्दों पर ध्यान दिया। विक्रेताओं ने बकाया ढुलान भाड़े और लाभांश के समय पर भुगतान की मांग की। साथ ही सरकार से त्वरित समाधान की अपील की। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने कोरोना काल से अब तक कठिन परिस्थितियों में काम करते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से हर घर तक राशन पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। फेडरेशन की तरफ से उनकी पूरी कार्यकारिणी की आज एक बड़ी बैठक जो है यहाँ पर आज आहूत की गई है। उसी बैठक में मुझे भी प्रतिभाग करने का सौभाग्य जो है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ पर हमें दिया है। निश्चित रूप से आज के इस बैठक के माध्यम से हमारे प्रदेश में जितने हमारे रजिस्टर्ड सस्ता गल्ला विक्रेता है, जिन्होंने कोविड पीरियड से लेकर आज तिथि तक हम सब जनमानस के लिए इतनी विषम चुनौतियों में भी काम करके हर घर तक राशन पहुंचाना सुनिश्चित करा है। प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को हर व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करा है। 102 नगर निकायों के चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होने पर संशय पैदा हो गया है। निकायों के ओबीसी सर्वेक्षण की रिपोर्ट तो मिल गई थी, लेकिन निकायों में ओबीसी आरक्षण की नियमावली पर मोहर नहीं लग पाई।
लिहाजा आरक्षण का फॉर्मूला लागू न होने के चलते राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी नहीं कर पाएगा। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सरकार निकाय चुनाव डर के कारण नहीं करना चाहती, इसलिए लगातार तारीख पर तारीख दे रही है। उन्होंने कहा कि संविधान का जो 73वां और 74वां संशोधन है, उसका भी सरकार दुरुपयोग कर रही है। असली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव करवाना ही नहीं चाहती, सरकार चुनाव करवाना ही नहीं चाहती, इसीलिए बार बार तारीख पे तारीख दे रही है। इतना लंबा समय हो गया है, आप मतलब जो 73वां और 74वां संशोधन संविधान का है उसका आप खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। व्यवस्था ही नहीं है, ऐसे हालात राज्य के अंदर क्या है कि आप चुनाव ही नहीं करवा पा रहे हैं। असल में सरकार हार के डर से चुनाव नहीं करवा रही है और मैं समझता हूं कि अभी भी हाई कोर्ट में सरकार कुछ भी कहे, सरकार ने तो 3 बार अलग अलग तारीख हाई कोर्ट में दे दी, एफिडेविट दे दिया, कह दिया साहब हम चुनाव के लिए तैयार हैं। आज भी सरकार कह रही है हम चुनाव के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि तैयारियां पूरी नहीं है सरकार की मंशा चुनाव कराने की। चमोली जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप तिवारी ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में ईवीएम वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ईवीएम और वीवीपैट मशीनें डबल लॉक में सुरक्षित पाई गईं। जिला मजिस्ट्रेट ने वेयर हाउस में विद्युत व्यवस्था, सीसीटीवी कंट्रोल रूम, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। वेयर हाउस में ईवीएम निरीक्षण के दौरान पूरी प्रक्रिया की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवाई गई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुड़की में गंग नहर के ऊपर बनाया जा रहा निर्माणाधीन पुल अचानक गिर गया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस हादसे में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन पुल के गिरने से साल 2012 में रुड़की में हुई दूसरे पुल हादसे की यादें ताज़ा हो गईं। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एक रस्सा खुलने के कारण सामान नीचे गिर गया और पुल का कोई नुकसान नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक रुड़की में कावड़ पटरी पर पीर बाबा कॉलोनी है। यहां पर रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए एक आयरन के पुल का निर्माण मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत विधायक प्रदीप बत्रा के प्रस्ताव पर किया जा रहा था। इस पुल का शिलान्यास साल 2023 में मुख्यमंत्री ने किया था। इस पुल को बनाने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को दी गई थी। तो लगता है कि नैतिकता के आधार पर इस सरकार को त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि इनके कार्यकाल में अभी में 1 साल के अंदर 3 पुल डैमेज हुए हैं रुड़की शहर के। एक पुल ये कल डैमेज हुआ, एक पिछले साल ये जो इन्होंने अंडरपास बनाया था रेलवे का, उसमें पानी लीक होने की वजह से उसमें पानी जल भराव रहता पूरे में, उसमें कोई आदमी नहीं चलता। 32 करोड़ की लागत से लगभग वो बना था, वो 32 करोड़ सुहा। कोई भी व्यक्ति कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जनता जो है वो जनता तो केवल और केवल महंगाई को पकड़ने के चक्कर में कि हम किसी तरीके से अपने खर्चे पूरे कर लें। पहले जो निर्माण कार्य पूरा होता था उसके बाद पत्थर लगा के शिलान्यास होता था और उसके बाद उस पत्थर को का अनावरण किया जाता था, भाई ये काम हो गया। लेकिन इन नेताओं को केवल इस चीज़ की होड़ है कि इनके पत्थर लगे। वो देखो सामने, वहाँ सामने उन्होंने पत्थर भी लगवा दिया था, काम शुरू होने से पहले ही पत्थर लगा हुआ। भाई ये काम किसके प्रस्ताव से हो रहा? फलाने नेता के। कौन करवा रहा? फलाना नेता। तो अपना श्रेय लूटने के लिए वो लोग पत्थर का यूज करते हैं नाम का। खटीमा क्षेत्र के सैजना में विवादित भूमि के मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि ग्राम सैजना तहसील खटीमा स्थित खसरा नंबर 1011 मध्य रकबा 2 बीघा 9 विस्वा जमीन स्टाम्प के अनुसार हर सिंह धामी पुत्र दिलीप सिंह धामी निवासी भुड़ाई खटीमा के द्वारा कैलाश भट्ट पुत्र परमानंद भट्ट से खरीद की थी। इसका मूल खातेदार अरदास सिंह पुत्र हरिराम निवासी सैजना ने इस भूमि को स्वयं लिखित रूप से विक्रय किया था। विक्रय समय से ही ये भूमि में भिन्न लोगों का कब्जा दखल करवाया। अब अरदास सिंह पुत्र हरिराम द्वारा कारणवश उसके द्वारा जबरन अवैध रूप से खड़ी फसल को जोत दिया गया। इसको देखते हुए भूतपूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष गंभीर सिंह धामी के नेतृत्व में भूतपूर्व सैनिकों ने इसका विरोध करते हुए उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई।
का जो है पुलिस में है। तो इनको हमको तो मिला नहीं, हो हमने उस दिन बुलाने की कोशिश भी की थी जब हम खेत में गए थे। तो इनको बोलता कि मैं पुलिस में हूँ, मेरे का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। तो इसलिए जो है मैं इस विषय में आज उप जिलाधिकारी महोदय को भी इसके बारे में बताया गया है कि भाई आप जो है इसके बारे में संज्ञान लें और उसके ऊपर कार्रवाई करने की कृपा करें, क्योंकि पुलिस में कोई भी हो सकता है। हम भी आर्मी में रहे हैं, आर्मी में हमने 32 साल, किसने 30 साल नौकरी किया है। हमको धमकी कैसे दे सकता है। पूर्व सैनिक संगठन में कोई हटीमा था, आज मेरे पास ज्ञापन में तो उनका एक मसला है कि पूर्व सैनिक से जिन्होंने पैसे लेकर पिछले थारू से जनजाति व्यक्ति से कुछ ज़मीन स्टाम्प पेपर के जरिए खरीदी हुई थी। आज वो थारू व्यक्ति इनको वहाँ पर अपनी फसल नहीं उगाने दे रहा है, उसको जूत बूट नहीं करने दे रहा है। तो ये मसला, क्योंकि देखिए 3 जून 1981 के बाद जो यूपी जेकर में जो संशोधन हुआ, उसके बाद जो एसटी लैंड है वो नॉन एसटी लैंड को नहीं जा सकती है किसी भी तरीके से। तो वो एक मामला थोड़ा सा संवेदनशील है, क्योंकि अगर थारू नॉन थारू को बेचता वो ज़मीन सरकार में निहित हो जाती है। ऐसे कई मामले यहाँ पर है, जो थोड़ी संवेदनशीलता भी है इसमें, इसलिए हम इसका जाँच करेंगे और जो थारू व्यक्ति उससे भी बात करके मसले को सुलझाने का प्रयास करेंगे। चंपावत जिले में जहां दोपहर में गुलाबी धूप खिल रही है, तो वहीं शाम और सुबह ठंड बढ़ गई है। इस मौसम परिवर्तन में मरीजों की संख्या में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। वहीं फिजिशियन डॉक्टर दीपक सिंह रावत और डॉक्टर करण बिष्ट ने बताया कि अचानक ठंड बढ़ने से बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी और टाइफाइड के मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ी है। लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में दूर दूर से बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं। इनका इलाज कर जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। डॉक्टर दीपक रावत ने बताया कि ठंड के मौसम में लोगों को ठंडे ठंडे पानी से न नहाने, ठंड में जॉगिंग न करने, इसके अलावा गर्म पानी पीने और गर्म कपड़े पहनने की नसीहत दी गई है। आजकल जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो वायरल फीवर ज़्यादा आ रहे हैं और सूप थ्रोट वाले पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। प्लस आज दिवाली के बाद किसी का कान जलने का और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, अस्थमा टाइप ज़्यादा बढ़ गया है पोस्ट के कारण, और पोस्ट वायरल इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा ही चल रहा है मौसम चेंज के कारण। सर क्या जा सके टाइफाइड से बचने के लिए तो साफ पानी और साफ खाना खाइए, क्योंकि डेली वो क्या बोलते हैं फीवर ओरल रूट रहता है, जैसे गंदा पानी रहे तो उसी से फैलते हैं। तो आप साफ पानी, बॉयल पानी पीजिए, और जैसे मौसम चेंज हो तो ठंडा पानी कम लेना है, ठंडा चीज़ कम लीजिए और बाहर की चीज़ें कम खाइए। तो उससे आप टाइफाइड से बच सकते हैं, प्लस वायरल से भी बच सकते हैं। खबर रामनगर से है। मंगलवार की सुबह ग्राम ढिकुली क्षेत्र में जंगल में घास और लकड़ी लेने के लिए गई एक महिला पर बाघ ने हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद जहां एक और महिला के परिजन में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं गांव में बाघ की दस्तक को लेकर ग्रामीणों में दहशत है। घटना कॉर्बेट नेशनल पार्क के सरपुदली रेंज की बताई जा रही है। ये कुछ 5-6 महिलाएं थी जो जंगल गई थी घास के लिए। घास पकड़ने के लिए अमूमन जाते ही हैं लोग जंगल के अंदर। तो अभी 1 घंटा पहले ही सूचना मिली कि क्या कहते हैं टाइगर का अटैक हो गया है और महिला को टाइगर ने पकड़ लिया है। सूचना मिलते ही सभी ग्रामीण जो है जंगल के अंदर गए और ढूंढना। लगभग 1 घंटे में ढूंढने के बाद जो है अभी बॉडी मिली है और बॉडी को लेकर के नाम इनका कौशल्या है। टाइगर का मूवमेंट तो यहाँ पर है ही है। टाइगर कई बार यहाँ पर देखने को मिल ही जाता है अमूमन। इससे पहले भी यहाँ पर एक बैल को टाइगर ने रॉकेट में भी अटैक किया था। टाइगर का मूवमेंट तो लगभग रहता ही है। हमारे पास ये 12 बजे के आसपास सूचना आई थी। ये 4-5 महिलाएं जंगल की तरफ गई थी, उसमें से एक महिला पे बाघ ने हमला किया और उसकी वहाँ पे डेथ हो गई है। बहुत ही दुखद घटना है ये। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पर कैमरा ट्रैप्स भी डिप्लॉय कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम, वेटनेरियन की टीम भी यहाँ पर है। पोस्टमार्टम किया जाएगा अभी और उसमें सैंपल्स लिए जाएंगे और फिर उसको भेजा जाएगा सैंपल टेस्टिंग के लिए और इसमें पूरा प्रोसेस किया जाएगा। और साथ साथ मैं ये सबको बोलना चाहूँगा कि ये घटना जो है ये जाड़े के वक्त बढ़ जाती है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ की, तो कोई भी जंगल में बिना वजह ना जाए। मंगलवार की दोपहर ग्राम ढिकुली क्षेत्र में कॉर्बेट पार्क से लगा हुआ ये एरिया है, जहां जंगल में घास लेने गई एक 50 वर्षीय महिला पर बाघ ने हमला बोलते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद जहां एक और महिला के परिजनों में कोहराम मचा, तो वहीं गांव में भी बाघ के आतंक को लेकर दहशत बनी हुई है। मामले में जानकारी देते हुए
कॉर्बेट पार्क की उप निदेशक राहुल मिश्रा ने बताया कि ग्राम ढिकुली निवासी कौशल्या देवी 50 वर्षीय जो कि गांव की 4-5 अन्य महिलाओं के साथ आज सुबह जंगल में घास और लकड़ी लेने के लिए गई। इसी बीच बाघ ने कौशल्या देवी पर हमला बोलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जो महिलाएं साथ में मौजूद थी, जब उन्होंने कौशल्या देवी पर बाघ का हमला देखा तो उन्होंने शोर मचाया, लेकिन तब तक बाघ कौशल्या देवी को घसीटता हुआ जंगल की ओर ले गया और उन्होंने बाहर आकर इसकी सूचना ग्रामीणों को दी। ग्रामीणों की सूचना के बाद कॉर्बेट के कर्मचारी और वन विभाग के कर्मचारियों ने ग्रामीणों के साथ जंगल में करीब 1 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाने के बाद महिला के शव को बरामद कर लिया है। कॉर्बेट पार्क के निदेशक राहुल मिश्रा का कहना है कि जंगल में इस प्रकार की घटनाएं जाड़ों में अधिकांश बढ़ जाती है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि जंगल में अनावश्यक रूप से प्रवेश न करें। वहीं बाघ की मॉनिटरिंग को लेकर उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सकों की टीम के साथ ही वन कर्मियों की गश्त शुरू करा दी गई है तथा गांव बाघ की जो है गतिविधियों को कैद करने के लिए कैमरा ट्रैप भी लगा दिए गए हैं और अधिकारियों को अवगत कराने के बाद अधिकारियों से निर्देश मिलते ही बाघ को पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। और चलते चलते एक बार फिर करेंगे हेडलाइंस का। चारधाम यात्रा 2024 को लेकर सीएम धामी का बयान, कहा इस साल जो रही कमी अगले साल की जाएगी दूर और ज्यादा किया जाएगा सुगम। अल्मोड़ा हादसे पर सीएम ने की अधिकारियों के साथ बैठक, जल्द जांच रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे एम्स ऋषिकेश, घायलों का जाना हाल। निकाय चुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर को जारी होने पर संशय, आरक्षण के प्रारूप का इंतजार। कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा इलेक्शन से डर रही बीजेपी सरकार। गंगोत्री घाटी में लापता ट्रैकर सुरक्षित, बेस कैंप लौटे श्रीकंठ। ट्रैक रूट से हुए थे लापता 12 लोगों की बचाव टीम ने किया रेस्क्यू। और उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश की संभावना। देहरादून में लगातार दिन के समय चटक धूप, नवंबर के महीने में भी गर्मी का एहसास। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।